हेलो चैंपियंस, आपका स्वागत है आज के सेशन में, जहां मैं कंप्लीट बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू या मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यू कराने वाला हूं। जो समझ लीजिए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है, जिस लेवल का ये क्वेश्चन है वो लेवल का ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनने वाला है। तो लगभग हर चैप्टर के मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ बायोलॉजी के। तैयार हो जाइए मेरे साथ इस सेशन को पूरा देखने के लिए। सेशन को एंड तक देखना, मेरे साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, बहुत मजा आएगा। अगर आप ये वीडियो बाद में कहीं देख रहे हैं, यानी कि आपने अभी रैंडमली ये वीडियो देखा है, इस वीडियो के जितने क्वेश्चन हैं पहले वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करना और फिर मेरे आंसर से मैच करना। ठीक है, शुरू करें। पहला क्वेश्चन जो एमसीक्यू है, क्वेश्चन नंबर 1, वो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये एमसीक्यू है। क्या पूछा है? द पार्ट ऑफ द ब्रेन विच मेंटेन्स द पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी। अब देखो ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है? ये है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर का। जब आप कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ते हो तो वहां एक टॉपिक पढ़ना होता है ह्यूमन ब्रेन, और ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन, है ना। ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स और उसके फंक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। यहां से क्वेश्चन पक्का आएगा, है ना। तो फंक्शन आपको दे दिया है, पार्ट पूछा है। फंक्शन क्या दिया है? पोस्चर और बैलेंस। तो पोस्चर और बैलेंस कौन कंट्रोल करता है? पॉन्स, सेरेब्रम, सेरेबेलम की मेडुला। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, क्योंकि हम ब्रेन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। और हाइंड ब्रेन के फर्दर 3 पार्ट, पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो सेरेबेलम का काम है बॉडी के पोस्चर और बैलेंस को कंट्रोल करना। और अगर आप शराब पी लोगे, मान लो कि क्वेश्चन ऐसा है कि एक अल्कोहल पीने वाला आदमी का बैलेंस बिगड़ जाता है, तो अल्कोहल ने ब्रेन के किस पार्ट पे असर दिखाया? तो अगेन आंसर होगा सेरेबेलम, क्योंकि शराब पीने से बैलेंस बिगड़ता है ना। क्लियर? पेंसिल को पिक करना है तो जहां वॉलंटरी एक्शन में प्रिसीजन चाहिए, है ना, साइकिल चलाना है, तो वहां भी उस चीजों को कंट्रोल कौन करेगा? सेरेबेलम। ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इसलिए मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ा जाए, चलिए नेक्स्ट। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का क्वेश्चन है, जहां आपको एक कॉलम में दे दिया है क्या? साइट का नाम, यानी कि आपको उसका जगह साइट का दे दिया है, और दूसरे कॉलम में आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो दे दिया। दोनों को करेक्टली मैच करना है ना। क्वेश्चन में क्या बोला है? करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्टली मैच करेंगे तो आप स्टार्ट कीजिए। पहला क्या है? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ऑफ एग विथ स्पर्म। स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन का साइट, जगह कहाँ है, यानी कहाँ फर्टिलाइजेशन होता है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो फेलोपियन ट्यूब है, जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, वही फर्टिलाइजेशन होता है किसका? स्पर्म और एग का, और वहीं जाइगोट बनता है। तो ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब मेरे इस कॉलम 2 में कहीं ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब है? हाँ, यहाँ ओविडक्ट है। तो यानी कि जो ए है वो किसके साथ मैच होगा? वो 3 के साथ मैच होगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, साइट ऑफ इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट, है ना। और जब स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। और जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो बनाता है ना। जब जाइगोट में रिपीटेड सेल डिवीजन होता है तो एम्ब्रियो बनता है। तो एम्ब्रियो कहां जाकर अपने आप को इम्प्लांट करता है? बताइए क्या होगा आंसर? यूटेरस होगा। तो यानी बी का क्या होगा? यूटेरस। बी का हो गया 2nd। साइट ऑफ एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अब याद कीजिए डायग्राम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म है वो किस रास्ते से एंटर करता है? तो मैंने बार बार पढ़ाया है कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म यहां से एंटर करता है। ये वाला पार्ट होता है वेजाइना। क्या होता है? वेजाइना। तो सी का क्या हो जाएगा? सी का हो जाएगा 1st। फिर आता है आपका डी, साइट थ्रू विच द वेस्ट मटेरियल जनरेटेड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव्ड। वो कौन सी जगह है जहां से जो एम्ब्रियो में जो वेस्ट मटेरियल है जो जनरेट होता है उसको रिमूव किया जाता है? तो वो क्या है? वो होगा आपका प्लेसेंटा। तो डी का हो जाएगा 4th। यानी सर्विक्स जो है ये दिया तो था, लेकिन ये एक्स्ट्रा है। इधर आपको 4 साइट है और इधर 5 है,
तो ये वाला एक्स्ट्रा दिया था, ये किसी के साथ मैच नहीं होता, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ए का थर्ड, ठीक है, ए का थर्ड, बी का सेकंड, बी का सेकंड, सी का फर्स्ट और डी का फोर्थ, मतलब सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, देखो डी का फोर्थ हो गया, सी का फर्स्ट हो गया, बी का सेकंड हो गया। तो एग्जाम में क्या करना है, अब देखो एग्जाम में अगर क्वेश्चन सॉल्व करना होता तो मुझे पता चल गया कि ए का क्या है थर्ड, तो ये दो ऑप्शन तो पहले गलत, तो काट दो इसको, ए का सेकंड, ए का फोर्थ, पहले ही गलत हो गया, तो इसको मैं काट दूंगा ताकि मुझे एग्जाम में मुझसे आंसर लिखने में कहीं कोई मिस्टेक या गलती ना हो। और यही काम आपको बोर्ड एग्जाम में करना है एमसीक्यू सॉल्व करते समय। जो ऑप्शन दिख रहा है कि बिल्कुल गलत है उसको सीधे सीधे काट दो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चला जाए। फिर मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन बाय, मेंडल ने क्रॉस किया था, है ना, और मेंडल ने क्रॉस क्यों किया था, ताकि वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का जो इनहेरिटेंस है उसको समझ सके, है ना, इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट कैसे होता है उसको समझने के लिए मेंडल ने मटर के कैरेक्टर को लेके क्रॉस किया था। और मेंडल ने पेरेंट जनरेशन को क्रॉस किया तो F1 मिला, F1 को क्रॉस किया तो क्या किया, F2 जनरेशन मिला। लेकिन अब आपको ये पूछा है कि F2 जनरेशन कब मिलता है, तो एक बात ध्यान से समझ लो, देखो जैसे हम ये करते हैं ना, क्रॉस बनाते हैं, इसको कहते हैं क्रॉस बनाना, तो ये कौन सी जनरेशन है, ये पेरेंट जनरेशन है। और पेरेंट जनरेशन को जब आप क्रॉस पॉलिनेशन करोगे, क्या करोगे, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन करोगे तो जो जनरेशन मिलेगी वो F1 मिलेगी। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ये ध्यान रखना है। और F1 जनरेशन के किसी भी दो प्लांट को, F1 जनरेशन के किसी भी दो प्लांट को आपस में क्रॉस करोगे तो ये जो क्रॉसिंग होती है ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन, ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन आपस में। तो आपस में अगर F1 जनरेशन के दो प्लांट के आपस में पॉलिनेशन करोगे तो वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तब आपको जो मिलेगा, तब आपको जो मिलेगा वो मिलेगा F2 जनरेशन। क्या मिलेगा, F2 जनरेशन। तो अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि F1 जनरेशन कब मिलता है तो आंसर होता कि जब हम पेरेंट्स के बीच में क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं तो F1 जनरेशन मिलता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि F2 जनरेशन कब ऑब्टेन्ड होता है, देखो साफ साफ लिखा है मेंडल ऑब्टेन्ड F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन कब मिलेगा, जब हम F1 जनरेशन के दो प्लांट को आपस में क्या करेंगे, सेल्फ पॉलिनेट करेंगे, तब F2 मिलेगा। तो यही ऑप्शन में ढूंढना है। तो सेल्फ पॉलिनेटिंग F1 जनरेशन, क्रॉस पॉलिनेटिंग, देखो क्रॉस पॉलिनेशन आ गया गलत हो गया, क्रॉस आ गया गलत हो गया, क्रॉस आ गया गलत हो गया, आपका आंसर होगा क्या, ए। जब F1 जनरेशन के दो प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करोगे तब आपको F2 मिलेगा। और अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करना होगा तो यहां F2 की जगह अगर F1 पूछ ले कि मेंडल F1 जनरेशन कैसे ऑब्टेन करेगा, तो F1 जनरेशन तब ऑब्टेन करेगा जब पेरेंट्स के बीच में कैसा पॉलिनेशन हो, तब क्रॉस पॉलिनेशन आ जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि F1 जनरेशन तब मिलता है जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और F2 जनरेशन तब मिलता है जब हम F1 जनरेशन के प्लांट्स को आपस में सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं। पहला वाला क्रॉस है, दूसरा वाला पॉलिनेशन सेल्फ पॉलिनेशन। कितना बढ़िया क्वेश्चन था, है ना। तो अच्छा PYQ मैं आपको करा रहा हूं ना, ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। समझ में आया, आगे बढ़ा जाए, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, अभी तक हमने कौन सा क्वेश्चन किया, अभी तक हमने क्वेश्चन 2 किया, इसके बाद क्वेश्चन 3 किया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। चलो, क्या क्वेश्चन पूछा है, लाइव प्रोसेस चैप्टर का ये क्वेश्चन है। क्या पूछा है, इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सेक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर, मतलब डाइजेस्टिव जूस जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलता है उसमें क्या क्या होता है। तो पहली चीज ये कि ये गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहाँ है, कहाँ होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसके लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ी होनी चाहिए, और आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो जो स्टमक यानी हमारा जो पेट होता है, स्टमक, उसके इनर वॉल, अंदरूनी दीवार के अंदर ये ग्लैंड्स होती हैं। तो हमारा जो स्टमक है, जैसे मान लो ये हमारा स्टमक है,
तो ये जो दीवार है ना, ये जो दीवार है, ये जो दीवार है, इस दीवार में होती है ग्लैंड्स। जैसे मान लो ये ग्लैंड्स है ना। अब ये ग्लैंड्स जो जूस बनाती हैं, उस जूस को या तो कह लो गैस्ट्रिक जूस कहते हैं, या कह लो हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं। तो ये जूस बनाती हैं, और जूस निकलता कहाँ है? जूस निकलता है स्टमक में। ये रहा वो जूस, मान लो, चाहे इसको गैस्ट्रिक जूस कहो चाहे डाइजेस्टिव जूस कहो, ठीक है। अब इस जूस में क्या क्या होता है? तो हमारे पेट में प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और उस प्रोटीन का डाइजेशन करने वाला एंजाइम कौन होगा? बताओ, पेप्सिन। तो पेप्सिन तो जूस में होगा ही होगा, ठीक है। और क्या होगा? अरे पेट का एसिडिक मीडियम होता है, तो HCl तो होना ही होना है, और HCl से पेट की दीवारों को बचाने के लिए म्यूकस होता है। यानी गैस्ट्रिक जूस में 3 चीजें होती है। क्या क्या? HCl होता है, HCl होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, और HCl से बचाने के लिए म्यूकस होता है। अब ये तीनों चीज कहाँ है? देखो, ट्रिप्सिन हो गया तो गलत हो गया, है ना। यहाँ तीनों चीजें हैं, ये सही लग रहा है। लाइपेज गलत, सलाइवरी एमाइलेज पेट में क्यों होगा? सलाइवा में होगा, तो ये गलत। तो हमारा सही आंसर हो गया ऑप्शन बी। इस तरीके से एग्जाम में गलत ऑप्शन को काटना सीखो और सही ऑप्शन को टिक करना सीखो, ठीक है। चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसका बेसिक यूनिट क्या होता है फिल्ट्रेशन का? तो एक्सक्रीटरी सिस्टम, याद रखो, एक्सक्रीटरी सिस्टम बना किससे है? तो 2 किडनी होती है, 2 यूरेटर होते हैं, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है और एक यूरेथ्रा होता है। किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरेटर किडनी यूरिन को ले जाता है यूरिनरी ब्लैडर तक, ब्लैडर में स्टोर होता है यूरिन, और यूरेथ्रा से रिलीज होता है। तो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स और उनका फंक्शन मैंने अभी बता दिया, ठीक है। लेकिन जो किडनी में मैंने बताया कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है, तो किडनी में बहुत सारे लाखों नेफ्रॉन्स होते हैं, है ना। और वो नेफ्रॉन एक किडनी में देखा जाए तो वो नेफ्रॉन ऐसे दिखते हैं आपको, दिख रहा है? क्लियर? इस तरीके से नेफ्रॉन होते हैं, और ऐसे एक नेफ्रॉन नहीं होते, लाखों नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। तो किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यूरिन का फॉर्मेशन तब होगा जब ब्लड को फिल्टर किया जाएगा ना। जब ब्लड क्या होगा? जब ब्लड फिल्टर होगा तब तो यूरिन बनेगा। ब्लड को फिल्टर किया जाएगा तब यूरिन बनेगा। तो ब्लड कहाँ फिल्टर हो रहा है? किडनी में। और किडनी में जैसे हमारे मतलब ऐसा समझो कि एक बहुत बड़ा महल है, और महल में बहुत सारे कमरे हैं, हर कमरे में खाना बन रहा है, ऐसा समझो। तो उसी तरह किडनी महल हो गया, और किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन यानी कि कमरे, और उस कमरे में क्या हो रहा है? जैसे कमरे में खाना बन रहा था, यहाँ नेफ्रॉन में यूरिन का, ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यूरेथ्रा होगा, नेफ्रॉन होगा, न्यूरॉन होगा कि यूरिनरी ब्लैडर होगा? फिल्टर कौन करता है? फिल्टर तो पूरा नेफ्रॉन आ गया ना। फिल्ट्रेशन यूनिट क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन है। न्यूरॉन का तो यहां कोई रोल ही नहीं है, काट दो। यूरेथ्रा क्या करता है? रिलीज करता है यूरिन को, और ये नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। किडनी का पार्ट तो है लेकिन नेफ्रॉन का पार्ट नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को स्टोर करता है, ठीक है। लेकिन यूरिन का फॉर्मेशन जो किडनी में होता है, किडनी के अंदर बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं, हर नेफ्रॉन लाखों नेफ्रॉन में होता है। तो यूनिट क्या है? जैसे घर बना है ईंट से, तो घर का यूनिट ईंट हो गया, ब्रिक। उसी तरह किडनी बना है नेफ्रॉन से, तो किडनी का यूनिट क्या हो गया? फिल्ट्रेशन यूनिट, नेफ्रॉन। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए देखिए, अभी हमने एक क्वेश्चन किया, एक और क्वेश्चन उस पे आ गया, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6 है ना। अब आपको यहां किसका डायग्राम दिया है बताओ?
तो आप कहोगे सर ये डायग्राम तो नेफ्रॉन का है। हाँ है। अब नेफ्रॉन का डायग्राम देखकर पूछा है। अब देखो यही इसीलिए कहते हैं कि एनसीईआरटी के डायग्राम पढ़ के जाओ, क्योंकि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है कि आपको नेफ्रॉन का डायग्राम देखकर आपसे ये डायग्राम में ये वाला जो एक्स है इसका नाम पूछा है कि ये क्या है। तो आइडेंटिफाई एक्स इन द फिगर ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन शोन बिलो, व्हाट रोल डज इट प्ले इन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो ये एक्स है क्या और इसका रोल क्या है यूरिन फॉर्मेशन में। तो बताइए एक्स क्या है। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं तो जो एक्स है उसका मतलब वो इस चीज के बारे में पूछ रहा है। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये कप की तरह दिख रहा है। तो ये कप शेप स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होता है बोमेन्स कैप्सूल। क्या होता है, बोमेन्स कैप्सूल। तो यहां हमारा ये हमारा जो कप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो एक्स है वो क्या होगा, वो बोमेन्स कैप्सूल। अगर ये पूछता ये वाला स्ट्रक्चर, ये कैपिलरीज का नेटवर्क, तो ये ग्लोमेरुलस है। लेकिन ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ये है आपका बोमेन्स कैप्सूल। तो हमारा पहले पार्ट का आंसर आ गया कि जो एक्स है वो क्या है, बोमेन्स कैप्सूल। क्या, बोमेन्स कैप्सूल। और बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है, काम ये है कि जब ये ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को ग्लोमेरुलस जब फिल्टर करता है, ग्लोमेरुलस मतलब ये, जब ये ब्लड को फिल्टर करता है, क्योंकि ब्लड इधर से आ रहा है और ब्लड आया उसको फिल्टर किया ग्लोमेरुलस ने। अब फिल्टर करने के बाद जो चीजें छन कर नीचे इकट्ठी होती हैं उसको कहते हैं फिल्ट्रेट। तो फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम, इकट्ठा करने का काम ये बोमेन्स कैप्सूल करता है। तो यहां इसका आंसर हो जाएगा क्या, इट्स फंक्शन इज टू कलेक्ट, इट्स फंक्शन, बोमेन्स कैप्सूल का काम क्या है, फंक्शन इज टू कलेक्ट इनिशियल फिल्ट्रेट, इनिशियल फिल्ट्रेट आफ्टर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है, जब ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है तो फिल्टर होने के बाद जो छनकर चीजें, जैसे चाय छानते हैं तो चाय छानते हैं तो चाय पत्ती ऊपर रह जाती है और चाय छनकर नीचे आ जाती है। तो चाय क्या हुआ, जो चीजें छनकर फिल्टर होकर नीचे आ गई वो फिल्ट्रेट कहलाती है। तो उसी तरह ग्लोमेरुलस ब्लड को फिल्टर कर रहा है, तो जो चीजें छनकर नीचे आ गई वो हो गई फिल्ट्रेट। तो वो नीचे आकर इकट्ठा कहाँ होंगी, ग्लोमेरुलस में नहीं, ग्लोमेरुलस तो फिल्टर कर रहा है, इकट्ठा कहाँ होंगी, बोमेन्स कैप्सूल में। तो यही बोमेन्स कैप्सूल का क्या है, काम। तो एक्स जो स्ट्रक्चर है उसका नाम बता दिया और उसका हमने फंक्शन बता दिया। ये हमारा इस पार्ट का आंसर हो गया, ए पार्ट का, है ना। अब क्या पूछा है, बी पार्ट का आंसर करते हैं। Why some substances are selectively reabsorbed from the initial filtrate of the urine as it flows along the tubular part of nephron? क्यों कुछ सब्सटेंस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो कौन कौन से सब्सटेंस का सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो जब ये फिल्ट्रेट ये ऐसे ऐसे पास होता है ना, ये फिल्ट्रेट जब ऐसे ऐसे पास होता है जब ये फिल्ट्रेट यहां से ऐसे ऐसे पास होता है तो फिल्ट्रेट में क्या है, फिल्ट्रेट में बहुत सारी काम की चीजें हैं। ये जो फिल्ट्रेट है जब वो पास होता है धीरे धीरे किससे, नेफ्रॉन से, तो उसमें बहुत सारी काम की चीजें होती हैं। जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, जिसको बॉडी की जरूरत है, बॉडी को ग्लूकोज की जरूरत है, एमिनो एसिड की जरूरत है। तो क्यों ग्लूकोज और एमिनो एसिड जैसे काम की चीजों को हम यूरिन के रास्ते बाहर जाने दें, बॉडी सोचती है कि उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लो। तो दोबारा एब्जॉर्प्शन है, इसीलिए नाम पड़ा रीएब्जॉर्प्शन, और सेलेक्टेड चीजों का हो रहा है इसीलिए सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इसे कहते हैं। तो क्यों, तो बॉडी रिक्वायर्स, पहले तो वो सब्सटेंस का नाम बता दो, सब्सटेंसेस दैट आर सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब्ड, that are selectively reabsorbed are substances that are selectively reabsorbed are
कौन सा है सब्सटेंसेस, जैसे ग्लूकोज हो गया, ग्लूकोज है, ये सब कहाँ रहता है, ये सब इनिशियल फिल्ट्रेट में रहता है। जो चीजें छन कर नीचे आई बोमेंस कैप्सूल में, उसमें ग्लूकोज है, पानी है, सॉल्ट है, यूरिया है, एमिनो एसिड है, सब कुछ है। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे नेफ्रॉन में पास होगा, है ना, जैसे जैसे ये फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा, तो फिल्ट्रेट में काम की चीजें क्या होंगी, ये देखो फिल्ट्रेट आगे बढ़ रहा है नेफ्रॉन में, तो जो काम की चीजें हैं वो बॉडी के अंदर दोबारा रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी, ब्लड में वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाएंगी। तो वो पहली बात तो कौन कौन सी चीजें हैं वो बता दे, तो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, थोड़ा बहुत सॉल्ट है, पानी है ना, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सम अमाउंट ऑफ वाटर, पूरा वाटर नहीं, वाटर है, थोड़े बहुत सॉल्ट, थोड़े बहुत सॉल्ट, है ना। तो ये हो गया, तो बॉडी की इसको जरूरत है तभी तो सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो यहां लिख दो, these substances are useful for the body, and hence are selectively reabsorbed during selectively reabsorbed from the tubular part of nephron। कहां से selectively reabsorption हो जाता है, फ्रॉम द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट से, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। ट्यूबुलर पार्ट का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। जैसे जैसे फिल्ट्रेट आगे बढ़ेगा काम की चीजें ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है, इसीलिए क्योंकि बॉडी को उसको जरूरत है, बॉडी के लिए यूजफुल है। और यूरिया यूजफुल नहीं है तो यूरिया का सेलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन नहीं होता। यूरिया क्या होता है, उसी यूरिन के रास्ते बाहर निकल जाता है। तो जो यूरिन है वो है क्या, पानी है, सॉल्ट है, यूरिया है, इसी का मिक्सचर यूरिन कहलाता है, जो येलो कलर का होता है। बात समझ में आ गई। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी लिख लिया, है ना। ऐसे ही आपको लिखना है, देखो प्रॉपर गैप देकर लिखना है। देखो मैंने ए पार्ट लिखा, ए पार्ट में जो भी की पॉइंट्स था उसको अंडरलाइन कर दिया। अगर आपके पास भी समय है तो अपने आंसर को अंडरलाइन करना सीखो। फिर बी में हमने पहले ये बताया कि कौन कौन से सब्सटेंसेस सेलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब होते हैं, फिर क्यों होते हैं, क्योंकि वो यूजफुल हैं बॉडी के लिए। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। ये सब PYQ हैं, पिछले साल बोर्ड एग्जाम यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वही क्वेश्चन में करा रहा हूं। डन। स्टडी द फूड वेब गिवन बिलो। इस फूड वेब को समझो, फूड वेब का डायग्राम देकर आपसे इस पे क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले फूड वेब को डायग्राम को देख लो। अच्छा, ग्रास को खाया मंगूज ने, मंगूज को खाया ईगल ने, ठीक है। ग्रास को खाया माउस ने, माउस को खाया ईगल ने। ग्रास को खाया ग्रासहॉपर, ग्रासहॉपर को खाया मंगूज ने, ग्रासहॉपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, स्नेक को खाया ईगल ने। और फिर ग्रासहॉपर को मंगूज ने खाया, मंगूज को वापस से ईगल ने खाया। यानी बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो रही है। और जब बहुत सारी फूड चेन आपस में इंटरलिंक हो जाए, है ना, तो उसे फूड वेब कहते हैं। इसका मतलब फूड वेब का डायग्राम है और ऊपर लिखा भी है। जैसे ये एक फूड चेन हो गया, 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 ये एक फूड चेन हो गया। तो ऐसे बहुत सारी फूड चेन है इसमें। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, आइडेंटिफाई द फूड चेन इन विच ईगल रिसीव्स द हाईएस्ट एनर्जी फ्रॉम द प्रोड्यूसर। तो एनर्जी हाईएस्ट कहां रिसीव होगी, तो हमको पता है कंसेप्ट हमारा ये कहता है, हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि जब हम एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हैं, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक जाते हैं, तो केवल 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है ना। तो हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल तक ज्यादा से ज्यादा एनर्जी कब पहुंचेगी, जब ट्रॉफिक लेवल मैक्सिमम हो कि मिनिमम हो। बताओ कौन सा फूड चेन इफिशिएंट है। जैसे मैं आपसे कहूं
ठीक है, यहां भी मान लो ईगल है, मान लो ईगल यहां भी है और यहां भी ईगल है, ठीक है। और ये जो पहला ट्रॉफिक लेवल है, दोनों जगह कितनी एनर्जी थी, 10,000 जूल, 10,000 जूल, 10,000 जूल। तो यहां 10,000 के बाद यहां कितना पहुंचा, केवल 10%, तो 10,000 का 10% यानी 1,000 जूल। और यहां तो 10,000 का 10% 1,000 और 1,000 का 10% 100। तो आप ये बताइए ईगल को ज्यादा एनर्जी कहां मिली, ऊपर वाले फूड चेन में। क्यों मिली, क्योंकि यहां ट्रॉफिक लेवल 2 थे और यहां ट्रॉफिक लेवल क्या थे, 3 थे। तो यानी कि जहां मिनिमम ट्रॉफिक लेवल होगा वहां हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो ऑर्गेनिज्म है वहां तक ज्यादा एनर्जी पहुंचेगी। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ईगल, ईगल कहां बैठा है, सबसे ऊपर बैठा है, यानी ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ऊपर। तो ईगल तक सबसे ज्यादा एनर्जी तब पहुंचेगी जब फूड चेन क्या हो, ट्रॉफिक लेवल क्या हो, मिनिमम की मैक्सिमम, मिनिमम। क्योंकि अभी आपने देखा यहां केवल 2 ट्रॉफिक लेवल था तो 1,000 पहुंचा, जब 3 ट्रॉफिक लेवल है तो केवल 100 पहुंचा। यानी ट्रॉफिक लेवल जितने कम होंगे ऊपर तक एनर्जी उतनी ज्यादा जाएगी। तो यहां ईगल आपका सबसे ऊपर ट्रॉफिक लेवल पे बैठा है और उसको सबसे ज्यादा एनर्जी पहुंचे। तो ऐसा कौन सा फूड चेन है, वो फूड चेन वही होगा जहां ट्रॉफिक लेवल सबसे कम होगा। तो अब आप बताओ, इस वाले फूड चेन में देख लो, 1 2 3 है ना, इसमें कितने हैं, 3 है, 1 2 3, यहां भी 3 है, 1 2 3 4, ये वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, 3 से कम हो तो बहुत बढ़िया है ना, 1 2 3 4, ये भी गलत हो गया, 1 2 3 4 5, ये भी गलत हो गया। यानी कि अब मिनिमम ट्रॉफिक लेवल जो पॉसिबल है वो 3 है, 3 से कम ट्रॉफिक लेवल इसमें कहीं कोई ऐसा फूड चेन इसमें नहीं है जहां केवल 2 ट्रॉफिक लेवल हो, है ना, 2 वाला तो कोई है नहीं। तो 2 के बाद जो मिनिमम है वो कितना है, वो 3 है। और 3 कहां कहां से मिल रहा है, 3 ऐसे भी मिल रहा है, देखो, और 3 ऐसे भी मिल रहा है, ग्रास से माउस और माउस से ईगल। तो इन दोनों फूड चेन में कोई भी आप लिख सकते हो, क्योंकि 3 है तो एनर्जी तो बराबर पहुंचेगी। क्योंकि बाकी तो है ये वाला जो ट्रॉफिक लेवल है वो 4 ट्रॉफिक लेवल वाला फूड चेन है, ये वाला जो फूड चेन है वो 5 ट्रॉफिक लेवल वाला है। तो 5 4 तो ज्यादा ट्रॉफिक लेवल हो गए, तो एनर्जी लेवल क्या हो जाएगी, कम। तो इसका मतलब आप इन दोनों में कोई भी लिख सकते हो। तो मिनिमम ट्रॉफिक लेवल वाला जो फूड चेन है वही एनर्जी ज्यादा पहुंचेगी ईगल तक। तो मिनिमम वाला आप ये भी लिख सकते हो, ग्रास मंगूज ईगल, और आप ये लिख सकते हो ग्रास माउस और ईगल। तो मैं यहां दोनों लिख देता हूं, है ना, ग्रास मंगूज ईगल, इसमें भी मैक्सिमम एनर्जी ईगल तक पहुंचेगी, नहीं तो ग्रास माउस और ईगल। दोनों में जो भी लिखोगे, यहां मैं और लिख दे रहा हूं, दोनों में कोई भी लिखोगे सही है, दोनों में कोई भी लिखोगे सही है। क्योंकि ईगल विल रिसीव हाईएस्ट एनर्जी जहां ट्रॉफिक लेवल मिनिमम हो, है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं मिनिमम ट्रॉफिक लेवल, हाईएस्ट एनर्जी will be received by eagle, will be received by eagle, highest energy will be received by eagle, highest energy will be received by eagle। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर
Identify the organism in which a non-biodegradable pesticide will be found in maximum concentration. Name the term used for this phenomena. वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल का जो कंसेंट्रेशन है वो सबसे ज्यादा होगा, और उस फिनोमिना का नाम भी बताए. नेम द टर्म. तो वो फिनोमिना कौन सा है? तो याद करो, यहाँ कंसेप्ट कौन सा लग जाएगा कि किसी फूड चेन में अगर कोई केमिकल एंटर कर जाए तो फूड चेन की शुरुआत कहाँ से हो रही है? ग्रास से. तो अगर ग्रास में कोई केमिकल एंटर कर जाए तो जैसे जैसे वो आगे ट्रॉफिक लेवल में बढ़ेगा, फूड चेन में बढ़ेगा, उसका कंसेंट्रेशन बढ़ता जाएगा, और सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन उसमें होगा जो ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ऊपर है, या सबसे मतलब हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है, और वो कौन है? ईगल. तो ईगल में सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन होगा नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल का, और इस फिनोमिना को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. तो हमारा आंसर होगा कि ऑर्गेनिज्म को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, तो वो ऑर्गेनिज्म कौन है? ईगल विल हैव maximum concentration of non-biodegradable chemical, non-biodegradable chemical. Eagle will have maximum concentration of non-biodegradable chemical due to बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. और इस टॉपिक से पक्का कंसेप्ट मतलब पक्का क्वेश्चन आने वाला है आपके बोर्ड एग्जाम में, लिख कर ले लो. मैं अभी से कह रहा हूं पेपर लीक है. ईगल के शरीर में नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल या पेस्टिसाइड का, ये पेस्टिसाइड है ना, तो मैंने यहां केमिकल लिख दिया है. चलो यहां पेस्टिसाइड लिख देता हूं. कोई भी हार्मफुल केमिकल, पेस्टिसाइड हो, फर्टिलाइजर हो, डीडीटी हो, है ना, पेस्टिसाइड, तो इसका सबसे ज्यादा जो कंसेंट्रेशन होगा वो ईगल में होगा. क्यों? क्योंकि ईगल सबसे ज्यादा मतलब ईगल सबसे हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे है. ठीक है. बिकॉज अगर इसका रीजन पूछे तो रीजन में ये लिखोगे, बिकॉज ईगल इज प्रेजेंट एट हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, so it will contain maximum concentration of harmful chemical, non biodegradable chemical. जैसे यहाँ केमिकल कौन सा है? पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड की जगह कुछ और भी हो सकता है, फर्टिलाइजर हो सकता है, डीडीटी हो सकता है ना. और इस फिनोमिना को बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं. ठीक है. चलिए अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, है ना. क्वेश्चन नंबर 8 लाइफ प्रोसेस चैप्टर का क्वेश्चन है. इसमें आपको क्या पूछा है? 3 कंडीशन दी है, और इन तीनों कंडीशन के बेसिस पे आपको डिफरेंशिएट करना है. ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोसेस गिवन इन द ब्रैकेट्स इन ईच केस डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग. इनमें डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, इस बेसिस पे डिफरेंशिएट करना है. तो पहला बेसिस क्या है? देखो ध्यान से पढ़ो. देखो क्वेश्चन में ध्यान से पकड़ना, क्वेश्चन में आपको अंतर बताना है. तो अंतर किस किस बेसिस पे बताना है? इन 3 आधार पे, 3 बेसिस पे अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है. ठीक है, कि प्रोसेस में क्या डिफरेंस है. तो पहला है प्रोडक्ट की बेसिस पे, ब्रेकडाउन, प्रोडक्ट्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट. यानी जब एरोबिक प्रोसेस, एरोबिक रिस्पिरेशन होता है और एनारोबिक रिस्पिरेशन होता है, तो दोनों केस में जब पायरुवेट का ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, उसके बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है. तो अगर हम प्रोडक्ट की बेसिस पे बताएं तो एरोबिक रिस्पिरेशन में पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है. एरोबिक रिस्पिरेशन में जब पायरुवेट ब्रेकडाउन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है? प्रोडक्ट ऑफ पायरुवेट ब्रेकडाउन. क्या प्रोडक्ट बनता है? तो एरोबिक रिस्पिरेशन में प्रोडक्ट क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज हो जाती है. लेकिन अगर वही एनारोबिक रिस्पिरेशन हो, किसमें? एनारोबिक रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, ये ध्यान रखना है. तो ह्यूमन बींग में एनारोबिक रिस्पिरेशन कब होता है और क्या बनता है? कहां होता है एनारोबिक रिस्पिरेशन? तो ह्यूमन बींग्स में एनारोबिक रिस्पिरेशन जो होता है वो हमारे मसल्स में होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है.
और तब पायरुवेट जब ब्रेक होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनता, तब क्या बनता है, तब लैक्टिक एसिड बनता है। तो ह्यूमंस में एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोडक्ट ये है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बनता है, और लैक्टिक एसिड की वजह से ही थकान, क्रैम्प्स आते हैं मसल्स में। और ये तब होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। कहां कमी होती है, हमारे मसल्स के सेल में। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे पहला डिफरेंस हो गया। अब आते हैं दूसरा, बी। दूसरा क्या है, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन प्लांट गैस रिलीज। तो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में जो गैस रिलीज हो रही है उसके बेसिस पे डिफरेंस बताओ। अच्छा, तो यहां मैं लिख देता हूं गैस रिलीज्ड। तो यहां हो गया रेस्पिरेशन में और फोटोसिंथेसिस। गैस रिलीज, रेस्पिरेशन में कौन सी गैस रिलीज होती है, रेस्पिरेशन में अभी आपने देखा बात हो रही है, जब हम सांस छोड़ते हैं रेस्पिरेशन में तो यही वाली गैस लंग्स के थ्रू बाहर निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तो गैस रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और फोटोसिंथेसिस में कौन सी गैस रिलीज होती है, वो होती है ऑक्सीजन। तो ये डिफरेंस हो गया। अब आता है सी वाला डिफरेंस। सी वाला, रेस्पिरेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड फिशेस, ऑर्गन्स इन्वॉल्व। अच्छा, अब ऑर्गन्स इन्वॉल्व, रेस्पिरेशन में कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, इस बेसिस पे आपको डिफरेंस बताना है। तो जो जमीन पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल एनिमल है वो जब रेस्पिरेशन करते हैं तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है, और जो मछलियों में रेस्पिरेशन होता है तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। सिंपल, जमीन पर रहने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें लंग्स हैं और मछलियों में गिल्स है। डिफरेंस साफ साफ पता चल गया। ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या होता है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में होता है लंग्स, और फिशेस में गिल्स। क्लियर, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डन। 9 में आपको एक पैराग्राफ दिया है, पैराग्राफ को पढ़ के आपको इसका आंसर देना है। तो पहले पैराग्राफ पढ़ लो 1 से 2 मिनट। क्या लिखा है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। 23 पेयर में, 23 पेयर का मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम हो गए, या 23 पेयर बोलो या 46 बोलो, जैसे जूते मोजे पेयर में खरीदते हैं। मतलब भैया एक जोड़ी जूता दे दो, तो एक जोड़ी जूता मतलब कि 2 जूते आप खरीदोगे ना, तो उसी तरह 23 पेयर यानी 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें 22 पेयर को तो ऑटोसोम कहते हैं, लेकिन जो आखिरी पेयर है 23rd उसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। और वो 2 वैरायटी का होता है, एक्स और वाई, ठीक है। और ये एक्स और वाई मिलकर डिसाइड करता है बच्चे का जेंडर। तो जाइगोट फॉर्मेशन के समय जो सेक्स क्रोमोसोम है जो उन बच्चे को पेरेंट्स से मिला है वो डिसाइड करते हैं कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा, यही है ना। अब पहला क्वेश्चन ये पूछा है, व्हाट आर क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं। अरे क्रोमोसोम हमेशा आपने देखा होगा, क्रोमोसोम को हम कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। डीएनए का जो धागा है वो कॉइल्ड हो जाता है, किस पे कॉइल होता है, हिस्टोन प्रोटीन पे, और कॉइल होकर वो एक्स आकार का एक शेप बना लेता है। इसी एक्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को जो एक्स शेप का दिख रहा है इसे ही क्रोमोसोम कहते हैं। और इसी क्रोमोसोम पे होता है जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो पहले पार्ट का आंसर क्या लिखेंगे, व्हाट आर क्रोमोसोम। जैसे मैं आपको एक धागा दे दूं और मैं धागा को आपको बोलूं कि धागे को अपनी उंगलियों पे लपेट लो, आपने धागे को दोनों उंगलियों पे लपेट लिया,
अब ये उंगलियों को जिस पर आपने धागे को लपेटा है उसको इस तरीके से एक्स शेप का कर दो, तो अब ये क्या बन गया, वो धागा जो था वो डीएनए था। क्या था? डीएनए का धागा था। लेकिन डीएनए का धागा जब कॉइल हो गया और एक्स शेप का हो गया तो वो क्रोमोसोम बन गया। तो क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम आर thread like structure which contains DNA and protein। DNA क्या है? हमारा हेरिडिटी इंफॉर्मेशन। which contains DNA and protein and decides the chromosome or thread-like structure which contains DNA and protein and decides the genetic information, genetic composition of an organism। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये तो ए पार्ट का आंसर हो गया। यानी सारे जेनेटिक मटेरियल या सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? क्रोमोसोम पे ही होती है, क्योंकि है तो डीएनए, जेनेटिक इंफॉर्मेशन मतलब डीएनए, और डीएनए से ही तो बना है क्रोमोसोम। तो इसका मतलब क्रोमोसोम पे हेरिडिटी इंफॉर्मेशन है। फिर Y is the pair of sex chromosome in human males called mismatch pair। ह्यूमन मेल में जो सेक्स क्रोमोसोम है उसको मिसमैच पेयर क्यों कहते हैं? देखो, सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल, सेक्स क्रोमोसोम मतलब आखिरी सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का मतलब 23rd पेयर, 23 पेयर नहीं, 23rd, 23 नहीं, 23वां। 5 और 5वें में अंतर है। 5 मतलब मैं पांचों को मिला के कह रहा हूं, और 5वां, 5 मैंने पांचों को मिला के बोला, और 5वां बोलने का मतलब मेरा जो आखिरी जो 5th पोजीशन पे है उसकी बात हो रही है। तो 23 पेयर और 23rd पेयर दोनों में अंतर है। तो 23rd पेयर मतलब आखिरी पेयर जो क्रोमोसोम है जिसे सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। तो सेक्स क्रोमोसोम इन मेल्स are always in mismatch condition, are mismatch pair, परफेक्ट पेयर नहीं होता, मिसमैच पेयर। क्यों? बिकॉज एक क्रोमोसोम बड़े साइज का होता है तो उसे एक्स बोल दिया, बिकॉज वन क्रोमोसोम एक बड़े आकार का है तो एक्स हो गया, लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम है वो क्या होता है? वो छोटे साइज का होता है, इसीलिए उसको वाई बोल दिया गया है। तो मेल में सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स वाई कंडीशन में होता है ना, तो वो वाई क्यों बोला गया? इसीलिए बोला गया बिकॉज वन क्रोमोसोम इज शॉर्ट इन हाइट, इज शॉर्ट इन या स्मॉल इन, वन क्रोमोसोम इज स्मॉल इन साइज and is known as Y chromosome, Y chromosome। Hence जो लास्ट पेयर है वो क्या होता है? XY होता है। इसीलिए मेल्स में सेक्स क्रोमोसोम XY होता है, फीमेल में क्या कहते हैं? XX, क्योंकि दोनों का साइज बराबर है। और यहां दूसरे वाले को Y क्यों बोल दिया गया? क्योंकि वो नॉर्मल साइज से छोटे साइज का क्रोमोसोम होता है, तो इसीलिए वो Y हो गया। तो पेयर तो बना, लेकिन ये पेयर XX जैसा परफेक्ट पेयर नहीं है, इसीलिए इसको मिसमैच पेयर कहा है। मेल में सेक्स क्रोमोसोम मिसमैच पेयर होता है, क्योंकि एक को हम Y कहते हैं। वाई क्यों कहते हैं? क्योंकि वो नॉर्मल साइज से छोटे साइज का क्रोमोसोम है ना, इसलिए उसको वाई बोल दिया। वाई बोलने के वजह से इसका कंडीशन क्या बना? एक्स वाई। और एक्स वाई मतलब कि पेयर तो है लेकिन परफेक्ट पेयर नहीं है। एक्स एक्स दोनों सेम है तो परफेक्ट पेयर जैसे फीमेल में, लेकिन मेल में सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाई,
तो पेयर तो है लेकिन मिसमैच पेयर है, ठीक है। चलिए फिर ए हो गया, बी हो गया, सी। शो विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट दैट द स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बॉय और गर्ल इज 50-50। मतलब आपको एक फ्लो चार्ट से दिखाना है कि बच्चा लड़का या लड़की होने की जो प्रोबेबिलिटी है, लड़का या लड़की पैदा होने की प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है, 50-50% है। तो इसको फ्लो चार्ट से कैसे दिखाएंगे? तो यहां आपके एनसीईआरटी में एक डायग्राम है, वही डायग्राम बना देना था। तो जैसे फादर है, फादर मेल है तो इसका सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? XY होगा ना। और जो मदर है वो फीमेल है, फीमेल का जो सेक्स क्रोमोसोम होगा वो परफेक्ट पेयर यानी XX होगा। अब यहां से जब स्पर्म बनेगा, क्या बनेगा? स्पर्म। तो यहां स्पर्म दो वैरायटी का बनेगा, यहां जो स्पर्म बनेगा वो दो वैरायटी का। आधे स्पर्म में जो क्रोमोसोम होगा वो X होगा, आधे स्पर्म में क्रोमोसोम Y होगा। तो अगर 100 क्रोमोसोम बने, 100 स्पर्म बने तो 50 में X क्रोमोसोम पाया जाएगा और 50 स्पर्म में Y क्रोमोसोम पाया जाएगा। लेकिन जो मदर एग बनाएगी, मदर जो एग बनाएगी वो कैसा बनाएगी? वो हमेशा X क्रोमोसोम वाला ही एग बनाएगी। मदर के एग में अंतर नहीं है। मदर जो एग बनाएगी, सारे एग में मान लो 100 अंडे बनाई तो सारे अंडों में X क्रोमोसोम ही होगा। लेकिन अगर फादर स्पर्म बनाएगा तो फादर दो वैरायटी के स्पर्म बनाएगा, आधे स्पर्म में X क्रोमोसोम होगा, आधे में Y होगा। अब बच्चा पैदा हो रहा है तो स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा कि नहीं? हाँ होगा सर। तो अगर स्पर्म और एग का फ्यूजन होगा तो अगर आप ही बताओ, अगर X स्पर्म और ये वाला एग फ्यूज कर जाए, X क्रोमोसोम वाला स्पर्म X एग के साथ फ्यूज कर जाए तो कंडीशन क्या हो जाएगी? XX। और जब XX हो जाएगी तो बच्चे का जेंडर क्या हो जाएगा? बताओ, गर्ल हो जाएगा। बताओ हाँ कि ना, बताओ हाँ कि ना, ये हो जाएगा गर्ल। तो 50% चांस ये है और 50% चांस ये है कि ये दोनों फ्यूज कर जाए। और जब ये दोनों फ्यूज करेंगे तो कंडीशन X और Y, तो ये बन जाएगा ये XY। और XY होते ही जो जेंडर है वो क्या हो जाएगा? बॉय। तो जब ये दोनों 50-50% थे तो फ्यूजन भी 50-50% होगा। तो चांस भी क्या है? फर्टिलाइजेशन का, लड़का लड़की पैदा होने का चांस भी तो 50-50% हो गया। 50%, 50%। इसीलिए कहते हैं बच्चे का जेंडर फादर डिसाइड करता है, मां डिसाइड नहीं करती। क्योंकि मां के एग में वैरायटी नहीं है, फादर के स्पर्म में दो वैरायटी है और ये दोनों वैरायटी आधे आधे हैं। तो जब फ्यूजन हुआ तो भी आधा आधा प्रोबेबिलिटी हुआ। तो ये आपका सी पार्ट का आंसर है, यही बना देना था। ठीक है, चलिए अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। और हर चैप्टर के आपको मैंने क्वेश्चन कराए। अब आपको इससे आइडिया लग गया होगा कि हाँ कौन कौन से, और सब इंपॉर्टेंट टॉपिक के कराए मैंने। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? पहला पूछा है कि सर प्यूबर्टी क्या होती है, और आपको यह बताना है कि लड़कों का प्यूबर्टी के समय बॉडी में क्या दो चेंजेस होते हैं। तो प्यूबर्टी वो एज होती है ना, जिस समय बॉडी सेक्सुअली मैच्योर हो रही होती है, रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यू हैं वो मैच्योर होते हैं और बॉडी रिप्रोडक्शन के लायक बनती है। उसी टाइम पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं, है ना। तो प्यूबर्टी क्या है? प्यूबर्टी इज द टाइम पीरियड ऑफ, इज ए पीरियड ऑफ एडोलसेंस, पीरियड ऑफ एडोलसेंस during which reproductive organs या tissue, reproductive organs or tissue starts
मैच्योरिंग, स्टार्ट्स मैच्योरिंग, मैच्योर होने लगते हैं, एंड बॉडी बिकम्स capable of producing स्पर्म और एग, यानी मेल और फीमेल गैमेट पैदा करने के लायक बन जाते हैं, स्पर्म और एग। अगर आप स्पर्म और एग बनाने लायक बन जाओ, मतलब आप फर्टिलाइजेशन रिप्रोडक्शन के लायक बन गए। और ये तब हुआ जब आपका प्यूबर्टी के समय हमारे रिप्रोडक्टिव टिश्यू मैच्योर हुए, टेस्टिस मैच्योर हुआ, ओवरी मैच्योर हुआ, है ना। तो उस पीरियड को हम प्यूबर्टी कहते हैं। और प्यूबर्टी के समय लड़कों में क्या 2 चेंजेस आते हैं, ये आपको बताना है। 2 चेंजेस seen during puberty in boys। तो लड़कों में क्या, बॉयज होगा, लड़कों में क्या क्या चेंजेस आते हैं बताओ, क्या चेंजेस आते हैं। तो पहला चेंज है कि क्रैकिंग ऑफ वॉइस, आवाज भारी होने लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया, लड़कों में सिर्फ पूछा है। और दूसरा, चेहरे पे दाढ़ी, बियर्ड और मुस्टैच का आना, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच, अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मुस्टैच। ठीक है, क्लियर। तो हमने पहले पार्ट का आंसर कर लिया। फिर दूसरा पार्ट, वाई आर टेस्टिस इन ह्यूमन मेल्स लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम। तो टेस्टिस स्क्रोटम के पाउच में क्यों होता है, एब्डोमिनल कैविटी में क्यों नहीं होता। अगर एब्डोमिनल कैविटी में होता तो टेम्परेचर उसको उतना नहीं मिलता, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी में टेम्परेचर ज्यादा है। और अगर टेस्टिस स्क्रोटम में होगा तो एब्डोमिनल कैविटी से लगभग 1 से 2 डिग्री कम टेम्परेचर मिलेगा, और कम टेम्परेचर मिलेगा स्क्रोटम में तो टेस्टिस स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएगा। तो टेस्टिस स्पर्म के फॉर्मेशन कर सके, इसके लिए टेस्टिस को चाहिए लो टेम्परेचर, लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, और वो लोअर बॉडी टेम्परेचर कौन प्रोवाइड करता है, स्क्रोटम। इसीलिए टेस्टिस कहां होता है, स्क्रोटम में। तो ये बी पार्ट का आंसर है। फॉर प्रोड्यूसिंग sperm, testis require lower body temperature, testis require temperature लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर। लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, which is provided by scrotum, hence इसीलिए testis is present in scrotum या located in scrotum। ठीक है, स्पर्म बनाने के लिए टेस्टिस को बॉडी टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर चाहिए, और वो कम टेम्परेचर स्क्रोटम प्रोवाइड करता है, इसीलिए टेस्टिस स्क्रोटम के पाउच में पाया जाता है। ठीक है, तो हमने बी पार्ट भी कर लिया। अब ये जो सी पार्ट है, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको भेजना होगा कमेंट सेक्शन में। जो सी पार्ट है वो ये रहा होमवर्क, और सी पार्ट का आंसर आप सभी बच्चों को होमवर्क में करना है, और कहां लिखना है, कमेंट सेक्शन में सी पार्ट का आंसर लिखना।
तो मैं कमेंट सेक्शन देखूंगा आपका कि आपने सी पार्ट का आंसर कितना बढ़िया लिखा है। तो ये रहा कंप्लीट बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज का सलूशन। और आई होप कि आपको ये वीडियो काफी हेल्प मिली होगी इस सेंस में कि आपको आंसर कैसे लिखना है वो सीख गए आप उन्हें सीखा होगा। और अगर आप टू द पॉइंट आंसर लिखोगे, की पॉइंट्स को अंडरलाइन करोगे, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, नंबर नहीं कटेंगे। तो थैंक यू सो मच। इसी तरह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए हमारे साथ, राघवेंद्र सर के साथ साइंस और बोर्ड एग्जाम को हम मिलकर फोड़ेंगे, आग लगा देंगे, मचा देंगे। बस आपको मेरे साथ जुड़ते रहना है। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर जरूर करना और लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।